हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेंटेंस के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाक्य के भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसमें व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। नंबर 2 प्रेडिकेट। नंबर 2 प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए या जिसमें कर्ता के बारे में कुछ बताया जाए कि आखिर कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वो सब कुछ क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, आप एग्जांपल देख लीजिएगा। मैंने आपके यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखे। मोहन रीड्स ए बुक। मोहन रीड्स ए बुक। ठीक है, पहले के अगर आप ये देखें जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु, तो मोहन एक व्यक्ति है। मोहन क्या है? व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, किताब पढ़ना, किताब पढ़ता है, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो बहुत क्लियर है, मोहन सब्जेक्ट है और रीड्स ए बुक प्रेडिकेट है। सेकंड एग्जांपल है कमला सिंग्स। कमला सिंग्स। कमला जो सब्जेक्ट है और सिंग्स एक प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है। अब बेटा मैं आपको आगे बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। अभी तो मैंने क्या बताया था? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। उसमें बताया था मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, अब मैं यह बताना चाह रहा हूं आपको पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। कर्ता में कितने भाग हो सकते हैं, वो मैं आपको इन एग्जांपल्स के द्वारा बहुत ब्रीफली मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा बेटा कि अगर सब्जेक्ट में एक ही वर्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। और अभी हम यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट्स को बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अभी हमें क्या समझना है? केवल सब्जेक्ट। यानी अगर सब्जेक्ट में एक शब्द है तो हम उसे सब्जेक्ट ही कहेंगे, उसको हम और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट में कभी कभी दो शब्द दिए गए होंगे। क्या दिया गया होंगे? कभी कभी दो शब्द दिए गए होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी वाक्य में दो शब्द दिए गए हों सब्जेक्ट में, तो जो पहला शब्द होगा, जो पहला शब्द होगा वो हमेशा क्वालिफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वालिफायर। क्या कहलाएगा? क्वालिफायर। क्वालिफायर। क्वालिफायर जिसे हम क्यू से शो कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? क्यू से शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ में जो भी नाउन होगा, क्या होगा? जो भी नाउन होगा उसे हम कहेंगे हेड वर्ड। क्या कहेंगे हम उसे? हेड वर्ड। क्या कहेंगे उसे हम? हेड वर्ड। क्या कहेंगे हम उसे? हेड वर्ड। इसको हम शुरू कर देंगे HW से। क्या कर देंगे हम इसे? HW से। तो जब सब्जेक्ट में दो शब्द हुए तो पहला क्वालिफायर होगा और दूसरा वर्ड जो नाउन है उसे हम क्या बोलेंगे? हेड वर्ड। क्या बोलेंगे? हेड वर्ड। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल देखिए आप, ए गुड बॉय इज ब्लाइंड। ए गुड बॉय इज ब्लाइंड। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको देखना है कि जब कभी सब्जेक्ट में हेडवर्ड से पहले दो शब्द आए। क्या शब्द आए? दो। हेडवर्ड से पहले अगर दो शब्द आए तो हम उन्हें क्रम से जो पहला वर्ड होगा, जो पहला शब्द होगा उसे हम बोलेंगे क्या? डिटरमिनर। डिटरमिनर जिसे हम डिट से शो कर सकते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे? डिटरमिनर। डिटरमिनर। क्या बोलेंगे हम उसे? डिटरमिनर। ठीक है, जो कि क्वालिफायर के क्या है? सब भाग है। वो क्या है? क्वालिफायर के क्या है? भाग है। और ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। जो ये इसी का एक भाग है। किसका? क्वालिफायर का। किसका भाग है? क्वालिफायर का। तो जब हेडवर्ड से पहले दो शब्द हैं तो पहला डिटरमिनर और दूसरा एडजेक्टिव। ये हेडवर्ड आपका एडजेक्टिव बना रहेगा। ठीक है, कभी-कभी आप क्या देखेंगे कि हेडवर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में
कुछ और वर्ड दे दिए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के हेड वर्ड के बीच में कुछ और शब्दों का समूह दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। यानी हेड वर्ड के बाद और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले, ठीक है ना, हेड वर्ड के बाद और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले या इन दोनों के बीच में जो कुछ भी दिया जाता है उसे कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज आ गया समझ में? तो यानी कि ये आपका पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है। ये क्या है? आपके पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है। एक बार मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूं कि अगर सब्जेक्ट केवल एक ही शब्द का है तो हम उसे नॉर्मली सब्जेक्ट ही कहेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में दो शब्द हैं, क्या है? दो शब्द। कहने का मतलब ये है अगर किसी सेंटेंस में हेड वर्ड से पहले एक शब्द हो तो हम उसे क्वालिफायर बोलेंगे। अगर हेड वर्ड से पहले दो शब्द दिए गए हैं तो हम उन्हें क्रमशः डिटरमिनर और एडजेक्टिव कहेंगे। अगर कभी कभी क्या होगा कि हेड वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कुछ शब्दों का समूह दिया गया होगा, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा देखो बेटा, अब आगे यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, जीरन और इन्फिनिटिव। जीरन और इन्फिनिटिव ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। क्या है? ये असीमित क्रिया हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, यानी ये भी सब्जेक्ट के तौर पर काम करती है। ये किसी वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, मैं समझा दूं आपको। जीरन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरन, कोई भी वर्ब जीरन हो जाएगा, जीरन का निर्माण होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से। ठीक है, और जब हम इसको बोलते हैं, इसको उच्चारण करेंगे तो ना नी ने, ना नी ने, ये सब उच्चारण में जरूर आएंगे। ना नी ने, ना नी ने, ना नी ने, ये सब उच्चारण में जरूर आएंगे। ठीक है, दूसरा है इन्फिनिटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव का निर्माण होता है, और जब कभी इस प्रकार के वर्ब का उच्चारण किया जाएगा तो उसमें भी उच्चारण के दौरान अंत में ना नी ने, ये अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों एक सेंटेंस में सब्जेक्टिव कार्य करती हैं, इसलिए यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल लिख लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट में आएंगे, यानी स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो जो स्मोकिंग है ये जीरन वर्ब है और ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। ये जीरन क्या है? जीरन वर्ब है और ये क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। ये जीरन है। ऐसे ही वॉकिंग, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिटिव को देख लीजिए, ये भी सब्जेक्ट के तौर पर कार्य करते हैं वाक्य में। टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल। तो जो टू स्मोक है ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, और क्या सब्जेक्ट है? इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, टू वॉक, टू वॉक टहलना, ये भी क्या है? हमारा इन्फिनिटिव है, और जो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जीरन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरन का निर्माण होता है। ये नंबर दो इन्फिनिटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल समझा दिए, यानी जीरन और इन्फिनिटिव के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ इट एंड देयर एज ए सब्जेक्ट। यानी हम किसी भी सेंटेंस में इट और देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। ठीक है, आपका ध्यान रखना चाहिए कि इट एक न्यूट्रल सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? न्यूट्रल। क्या सब्जेक्ट है? न्यूट्रल। और देयर क्या सब्जेक्ट है? इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी, परिचारक, परिचारक, और ये न्यूट्रल। ठीक है, अर्थहीन, कैसा? अर्थहीन। अरे समझ, यानी ये दोनों चीजें, ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में कार्य करते हैं। ठीक है, जहां इट एक न्यूट्रल सब्जेक्ट कहलाता है
और देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी। ध्यान रहे जब कभी भी इन सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो इनका कोई भी अर्थ वाक्य में नहीं होता है। जैसा आप एग्जांपल दीजिए, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, तो इट क्या हो गया, सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में इट का अपना कोई मीनिंग नहीं है। इस सेंटेंस में इट का अपना कोई मीनिंग नहीं है। एक अब एग्जांपल और देख लेते हैं। There was a king. There was a king. यहाँ जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो राजा के बारे में बता रहा है, जो एक राजा के बारे में क्या हमें जानकारी दे रहा है। एक राजा था। तो इस वाक्य में जो देयर है उसका अपना कोई भी अर्थ नहीं है, ये केवल एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। तो क्लियर हुआ आपका, ये लास्ट स्टेप था आपका कि हम इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर किसी भी वाक्य में करते हैं या किया जाता है। ठीक है बेटा, ओके।